चलेंगे कार्बन के अपर रूपों में, कार्बन के अपर रूपों में सबसे स्थायी, कार्बन के अपर रूपों में सबसे अस्थायी अपर रूप, कार्बन के अपर रूपों में सबसे अस्थायी अपर रूप फुलरीन होता है, फुलरीन होता है। फुलरीन होता है। इसमें इसमें 60 इसमें 60 कार्बन, इसमें 60 कार्बन एक गोल गुंबद में 60 कार्बन एक गोल गुंबद, गोल गुंबद के रूप में 60 कार्बन एक गोल गुंबद के रूप में जुड़े होते हैं। 60 कार्बन एक गोल गुंबद के रूप में जुड़े होते हैं। कार्बन एक गोल गुंबद के रूप में जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं। इस गोल गुंबद के रूप में जुड़े होते हैं। इसलिए फुलरीन की संरचना को लकी बॉल भी कहते हैं, लकी बॉल भी कहते हैं। लकी बॉल भी कहते हैं। लकी बॉल भी कहते हैं, बॉल भी कहते हैं। और इसे C60 से दर्शाते हैं, C60 से दर्शाते हैं। 60 से दर्शाते हैं। C60 से दर्शाते हैं। हो गया, दर्शाते हैं। फर्स्ट लगा लेंगे। फुलरीन में 32 फलक, 32 फलक होते हैं। 32 फलक होते हैं। इसमें 12 फलक, 32 फलक होते हैं। इसमें 12 फलक, 12 फलक पंचकोणीय, 12 फलक पंचकोणीय, 12 फलक पंचकोणीय, फलक पंचकोणीय तथा 12 फलक पंचकोणीय तथा 20 फलक षष्ठकोणीय होते हैं। इसमें 12 फलक पंचकोणीय 5 कोण वाले तथा 20 फलक षष्ठकोणीय होते हैं। बीस फलक षष्ठकोणीय होते हैं। बीस फलक षष्ठकोणीय होते हैं।
यहाँ तक जो है ना वो तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें अभी दो कुछ टॉपिक जो थे इस बार सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। एक इसमें सिलिकॉन वगैरह था, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसमें कुछ टॉपिक थे। जो इसमें से कुछ इस बार निकाल दिए गए हैं। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे सिलेबस को जरा थोड़ा सा। हाँ जी, वही बता रहा हूँ मैं तो। देखो भाई, एक मिनट जरा सुन लो, एक मिनट। हाँ, ये तुम बता रहे थे कुछ, छोड़ लेगा क्या? हाँ हाँ, जरूरत पड़ेगी भाई साहब, क्यों नहीं पड़ेगी, दोबारा कोचिंग करोगे। हाँ, तो इस बार उन्होंने साफ बोल दिया है कि नीट वीट वगैरह में या किसी के एग्जाम में जो है वो ये चीज़ कम नहीं होगी। वो तो इस साल कोरोना की वजह से सिलेबस कम किया गया है। नीट का एग्ज़ाम या जेई का एग्ज़ाम, जो भी बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उन्हें तो वो पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ इंटर बेस पर पढ़ के तुम IIT निकाल दोगे? उसके लिए कोचिंग करनी ही पड़ती है, क्योंकि जो बारीक बारीक चीज़ें होती हैं, जो छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक होती हैं, वो एक्स्ट्रा उसमें ही बताई जाती हैं। आपको एक यार इंटर के साथ पढ़ने में बता दूँ, दरअसल इंटर का सिलेबस ही अपने आप में इतना होता है कि पूरे 6-7 महीने मुश्किल से मिलते हैं पढ़ाने के लिए सही से। अब उसमें वो सिलेबस ही पूरा करना भारी पड़ जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें, डबल मैथड, ट्रिपल मैथड, ज़्यादातर कोशिश में करता हूँ कि किसी किसी के बता देता हूँ, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास भी कि हम बहुत सारी चीज़ों को विस्तार से लेके चलें और हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग ट्रिक दोनों करवा के चलें। क्योंकि अगर जो शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग ट्रिक करेंगे ना, तो मुश्किल से 14 चैप्टर में से हम 6-7 कर पाएंगे पूरे साल में। अब IIT 5-5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, कम से कम मिनिमम 1 लाख रुपए सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने के लोग कोटा में, दिल्ली में या पटना वगैरह में दे के आते हैं। 1.5 लाख रुपए मिनिमम है। वो सिर्फ क्या पढ़ाते हैं? वो सिर्फ यही पढ़ाते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि वो एक टॉपिक को आज पूरा दिन उसे घसीटेंगे, जितना भी है रगड़ रगड़ के चारों ओर से, इधर से भी, ऐसे भी, वैसे भी। अगर उन्हें चाल बतानी है तो पूरा दिन आज चाल ही बताएंगे, क्योंकि उनके पास 12 महीने हैं और वो पूरे 12 महीने, उनका ना बोर्ड का एग्जाम का डर, ना काय का डर। उन्हें तो सिर्फ एक पेपर की तैयारी करानी है। किसकी? ना नीट के पेपर की। ना उन्हें हिंदी का डर, ना इंग्लिश का डर, किसी चीज़ का नहीं। बस उन्हें तो एक पेपर का कॉन्सेप्ट होता है कि 12 महीने बाद एक पेपर होगा, उसका हमें पूरा सिलेबस करना है। और जरूरी नहीं कि पहले साल में निकल जाता है, बहुत से तो 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले साल में निकाल देते हैं।
क्योंकि पहले साल में बहुत सारे लोग जिसने इंटर में अच्छी तरीके से बारीकी से तैयारी की थी उसे तो कम टाइम लगता है, चलो पहले साल में निकाल देगा। लेकिन जो इंटर में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पढ़ा है तो उसे क्या, फिर तो उसे दोबारा सारा कॉन्सेप्ट शुरू से पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ में, और नीट वालों के लिए तो बायोलॉजी, जूलॉजी वगैरह, अपनी जूलॉजी बॉटनी भी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब इतना टाइम किसी भी टीचर के पास नहीं होता है, क्योंकि समस्या ये है कि पता चला हम 6 चैप्टर करवाएं, बोर्ड के एग्जाम आगे, फिर क्या फ़ायदा उन 6 चैप्टरों का। तो इसलिए हमें दिख रहा होता है बोर्ड का एग्जाम, ना कि नीट का एग्जाम। नीट के एग्जाम के लिए नीट के बैच अलग से बनते हैं, जेई के बैच अलग से बनते हैं, वो अलग बैच होते हैं, और हर कोई इसकी तैयारी करता भी नहीं है। कुछ चुनिंदा लड़के होते हैं जिसके घर वाले इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, आसपास के गांव देहात में कोई नहीं लेता है, सिर्फ शहर के जो जागरूक लोग होते हैं ना, वो अपने लड़के पर रिस्क लेते हैं। वो किसी के इंटर में 400 प्लस नंबर आ गए ना, 400 प्लस, समझ लो, मेरी नज़रों में वो आराम से नीट या जेई का एग्ज़ाम निकाल देगा, बहुत आराम से निकाल देगा। लेकिन समस्या है कि उस लड़के पर जुआ खेले कौन, उसके माँ बापों को भरोसा नहीं होता कि हमारा लड़का क्या होशियार है। कैसे कैसे को भरोसा होगा, जो बिल्कुल गया गुजरा होगा, 300 नंबर लाने भारी पड़ जाएंगे, उसके घर वालों के पैसे होंगे, वो तो रिस्क लेंगे, उन वो पैसे बर्बाद करेंगे, जबकि उससे नंबर निकलेगा नहीं, जिससे निकलेगा उस पर पैसे लगाते नहीं हैं। 3 तरीके के लोग होते हैं इस समाज में, इस दुनिया में, समझिए, जो होते हैं, जो लड़के जो नॉर्मली पढ़ने वाले होते हैं, क्या कि बैकग्राउंड बहुत मजबूत होगा, पैसे से बहुत अच्छे खासे बढ़िया होंगे, समझ गए, लेकिन पढ़ाई में बेकार होंगे, क्योंकि ऐसा और आम इतना मिला होगा, मोटरसाइकिलें कारों में घूम रहा है बंदा, पार्टी सार्टी कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो पढ़ाई में बुद्धू ऑटोमेटिक हो जाता है, लड़कों के साथ घूमता है, संगत गलत होती है, घर वाले पैसे से मजबूत, लड़का बेकार। दूसरी स्थिति कि लड़का पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा, नंबर अच्छे ला रहा है, हमेशा फर्स्ट क्लास में डिवीजन अच्छी आ रही है, पढ़ाई में भी अच्छा, चीज़ों को कैच बहुत जल्दी कर रहा है, पूछ भी अच्छा रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्वेश्चन आंसर भी सही से कर दे रहा है, लेकिन उसका बैकग्राउंड कमजोर, आर्थिक स्थिति कमजोर है उसकी, कोचिंग वोचिंग का खर्चा उठा नहीं पाता, या बड़े कोर्स नहीं कर पाता, वो वैसे बेकार हो गया। 1 लाख में से 1 लाख बच्चों में से, मतलब 1 लाख माँ बापों में से कोई से एक या 2 मुश्किल से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में भी अच्छे होते हैं और पैसे से भी अच्छे होते हैं। वो कुछ खास चुनिंदा लोग होते हैं जो कि आगे बढ़ होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम रियल में कितने भी एग्जाम्पल देख लो, पैसे से अच्छा, गाड़ी वाड़ी बढ़िया होगी तो ऐसा पढ़ाई में बेकार, और जो पढ़ाई में अच्छा होगा उसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक कमजोर होगा, उसके पापा बड़ी जद्दोजहद करके मेहनत कर आ गए, कहीं से पैसों का अरेंजमेंट कर आ गए, तो उसे पढ़ाई करवा रहे हैं। और अगर खाते पीते नॉर्मल, खाना पीना भी ठीक ठाक है, अभी उनसे कहते तो 5 लाख रुपए की जरूरत है, वैसा 5 लाख रुपए होंगे उनके पास, कोचिंग वो करेगा नहीं, नंबर निकलेगा नहीं, तो वैसे बेकार हो जाता है। दोनों अवस्था में होती हैं। तो कुछ लकी लोग होते हैं जो कि पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं और पैसे में भी अच्छे होते हैं, बस। तो वही लकी लोग, और ऐसा नहीं है कि जो बेचारा पढ़ाई में कमजोर है तो वो कामयाब नहीं हो सकता या कोई बड़ा एग्जाम निकाल सकता है। एक तो सही गाइडेंस चाहिए उसे, सही टाइम पर सही, हमेशा ज़्यादा तेज मारने से काम नहीं चलता है, नॉर्मल काम, हल्की चोट से भी काम चल सकता है। जब नहीं है कि तुम हथौड़ा मार के ताला खोलो, चाबी से भी ताला खुल जाता है। तो वो चाबी जो है ना, वो चाबी होती है मास्टर चाबी, और मास्टर कौन है? मास्टर हम हैं, समझ लो जी। वो चाबी हम बता देते हैं कि भाई तेरे पास पैसा नहीं है, तू ऐसा काम कर ले, तो ये कर ले, या तो ये कर ले, भाई तो वो कर ले, या दूसरे तरीके भी हो जाते हैं। तो वो अलग अलग सीक्वेंस में ये भी कोई ना सोचे कि पैसा नहीं है तो बड़ा एग्जाम निकाल सकते हैं, बड़ा एग्जाम निकाल सकते हैं, उसे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग जाती है चाबी वो भी बनाने में, बस और क्या, ताला तो उसका भी खुलना है। दूसरा तरीका है कि भाई थोड़े से भी खुल ही जाएगा, ऐसे नहीं कब तक नहीं खुलेगा, कभी ना कभी तो खुलेगा। तो पावर से भी खुल जाता है, अकल से भी खुल जाता है, दोनों तरीके। फिलहाल अभी तुम्हारे पास सिलेबस है, देखो ना सिलेबस है, कुछ टॉपिक हमारे जो मैं बता रहा हूँ, कुछ टॉपिक तुम्हारे निकल गए हैं। वो कौन कौन से निकल गए? सिलिकॉन निकल गया है, जो अभी तुम पढ़ते इसमें, सिलिकॉन, सिलिका की संरचना थी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन सुपर ऑक्साइड वगैरह थे, ये SiO2 इसकी संरचना थी। तो ये कुछ टॉपिक निकल गए, बोरेक्स है, सुहागा का परीक्षण है, मानक परीक्षण, ये 4-5 टॉपिक थे जो तुम्हारे निकल गए। अब जब निकल गए हैं, ये पूरा चैप्टर है, लगभग 15-20 दिन चैप्टर चलेगा ये, और जस्ट इससे अगला वाला भी 15-20 दिन चलेगा, यानी कि तुम्हारे 1.5 महीने का सिलेबस और रह गया है, 1.5 महीने के आसपास केमिस्ट्री तुम्हारी खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद लगभग एंड ही चल रहा है हमारे केमिस्ट्री का भी। तो तुम लोगों का जाति तौर पर भी और नॉर्मली जो तुम पढ़ रहे हो, और इस तौर पर तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि धीरे धीरे पीछे का पढ़ना शुरू कर दो। टाइम तुम्हारे पास ज़्यादा है नहीं, ये सोचना बंद कर देना कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। एग्ज़ाम जरूर होंगे तुम्हारे, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें दुनिया से अब हट चुकी हैं, सारे लॉकडाउन हट चुके हैं, टीके लगने शुरू हो गए हैं, वैक्सीन मार्केट में आ गई है, सबका इफेक्ट अच्छा ठीक ठाक चल रहा है। कोई कोरोना आने वाले 2 महीने में कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ भी था क्या, नॉर्मल लाइफ होगी। तो ये भूल जाना कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम होंगे और वो ज़रूर होंगे, ठीक है जी। इसलिए अपनी पढ़ाई उस हिसाब से रखो जैसी है, ठीक है जी। अब इस चैप्टर के स्टार्ट होते ही सुनो उधर,
इस चैप्टर के स्टार्ट होते ही तुमने इंटर की बुनियाद रख दी है, याद रखना। ये इंटर का पहला चौका रख दिया तुमने, जो बुनियाद रखते हैं ना, पहली ईंट रखते हैं, तो ये पहली ईंट है इंटर की। हाँ, यहाँ से स्टार्ट इंटर हो जाता है तुम्हारा। सारा का सारा चैप्टर दोबारा से इंटर में जरूरत पड़ने वाली है इसकी, पूरे के पूरे चैप्टर की। अब एक और बात सुन लो, जो हमारी केमिस्ट्री है वो 3 भागों में बटी होती है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है भौतिक रसायन, एक होता है अकार्बनिक, एक होता है कार्बनिक। ये होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ये होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो है जो तुम पहले ये चैप्टर पढ़े थे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है जी, तीसरा चैप्टर पढ़े थे, चौथा नहीं, 5वां चैप्टर पढ़े थे, और 6ठा चैप्टर पढ़े थे, और 7वां चैप्टर। ये चैप्टर थे तुम्हारे पास भौतिक रसायन के। जो तुम इसमें से चौथा चैप्टर पढ़े थे, ये संयोजकता वाला चौथा चैप्टर था, और तीसरा भी इसी में है, तीसरा, चौथा, और बाकी तुम्हारे पास ये 9वां, 10वां, 11 ये चैप्टर हैं इसके। अब 12, 13 और ये 14। 14वां चैप्टर जो है वो तो 1-2 दिन का ही होता है, उसमें तो तुम ना के बराबर समझो। ये 2 चैप्टर समझो, ये 2 चैप्टर हैं तुम्हारे जो तुम अब पढ़ोगे, ये होते हैं कार्बनिक के। अब इसका उल्टा समझो, तुम्हारे टोटल चैप्टर कितने थे? 14, तो 1, 2, 3, 4, 5 इसमें आगे, 5 इसमें आगे, 2 चैप्टर कार्बनिक के आगे। अब इंटर में आ जाओ, इंटर में तुम्हारे 16 चैप्टर होते हैं, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक चैप्टर जो होते हैं फिजिक्स, ये फिजिकल हुई, 6, 7, 8, 9 चैप्टर होते हैं इसके, और 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 ये चैप्टर होते हैं कार्बनिक के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर होते हैं कार्बनिक के, 5 चैप्टर इसके और 5 चैप्टर इसके। अंतर समझ लेना। कौन सा? 17 हो गए? हाँ, इसमें 8वां चैप्टर है। देखो सर, 8वां चैप्टर तुम्हारे इसमें आ जाएगा, तो तुम्हें अंतर दिखाई देगा कि जो फर्स्ट टाइम में तुम 2 चैप्टर पढ़ लो ना, 2 चैप्टर, वो इंटर में जाके 7 चैप्टर बन जाते हैं। तो बोर्ड के एग्जाम में तुम्हें रेशियो पता चल गया कि बोर्ड के एग्जाम में मात्रा नंबरों में किसकी ज़्यादा आएगी। वो मात्रा जो ज़्यादा आएगी वो इस वाले चैप्टर की आएगी। यानी कि अगर कोई सिर्फ कार्बनिक पढ़ लेना, कार्बनिक पढ़ ले, तो भी आराम से ऑटोमेटिक 35-40 नंबर उसके आराम से आ जाते हैं, 35 नंबर आराम से आ जाते हैं। और ये कार्बनिक केमिस्ट्री उसी की समझ में आती है, कार्बनिक रसायन, जिसने ये 2 चैप्टर पढ़े होते हैं। क्योंकि याद रखना, जितने चैप्टर ये पढ़े होते हैं ना, बाकी सारे ये चैप्टर भी साथ साथ चल रहे होते हैं उनमें। इसमें जो 12वां चैप्टर स्टार्ट करें ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या है? IUPAC। हाँ जी, IUPAC पद्धति में नामकरण, लगभग 200-250 नाम करेंगे हम, नामकरण 200-250 शब्दों का इनका यौगिकों का नामकरण करेंगे। नामकरण ये मत सोचना कि सिर्फ फर्स्ट में जरूरत पड़ रही है, ये इंटर में भी तुम्हें इंटर में ही जरूरत पड़ेगी इसकी ज़्यादा। और ये भी दिमाग से एक वहम निकाल देना कि जो हमने फर्स्ट में पढ़ लिया वो इंटर में नहीं आएगा। इस फर्स्ट ईयर की पढ़ी हुई कोई सी भी चीज़, फर्स्ट ईयर की पढ़ी हुई कोई सी भी चीज़ इंटर में आ सकती है, और उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता है बोर्ड वालों को कि बच्चा जो इंटर में पढ़ रहा है वो फर्स्ट ईयर पढ़ कर आया है। कभी कोई ये सोचे कि ये तो फर्स्ट ईयर का डाल दिया, फर्स्ट ईयर के IUPAC नाम भी आते हैं यहाँ, 1-2 नंबर है, फर्स्ट ईयर के IUPAC नाम भी पूछते हैं। और फर्स्ट ईयर में इंटर में IUPAC दोबारा नहीं कराई जाती है। बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, या फर्स्ट ईयर में कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में IUPAC नहीं पढ़ते ना, इंटर में जाकर केमिस्ट्री उनके सर के 3 फीट ऊपर से जाती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें पता चलता है ना IUPAC फर्स्ट में चल रही है, इंटर वाले वो तुम्हारे साथ आपके आके बैठ कर पढ़ना शुरू कर देते हैं IUPAC। या अलग से कोई पूछता है तो अलग से बताने के लिए टाइम होता नहीं है कि भाई अलग से कहाँ से बताएं। याद रखना इस चीज़ को। तो जब तक ये पूरा चैप्टर चल रहा है, होश में होकर रेगुलर IUPAC, खासकर IUPAC का हिसाब क्या है? IUPAC जिस टाइम हमारे 1-2 दिन तो अभी 1 या 2 दिन तो अभी हम इसके आसपास की चीज़ें लिखवाएंगे। IUPAC के नियम चलेंगे, 10 नियम होंगे। ये 10 नियम जिससे छूट गए और उससे 1-2 दिन उससे आगे का छूट गया, तो याद रखना पूरी केमिस्ट्री उसके सर के ऊपर से जाएगी। यहाँ तुम लोग जो बैठे हो, ये कड़ी बाई कड़ी है, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ो भी चलेगी। अब सोचो कि नियम तुमने लिख लिए, आगे के उदाहरण ले लिखे, या उदाहरण लिख लिए, नियम ले लिखे, एक दूसरे के बराबर कंपोनेंट चीज़ें तुम्हारे के आएगा कुछ भी समझ में नहीं। दोनों तुमने पढ़े हैं तो ही समझ में आएगा। अगर तुमने नियम पढ़ लिया, उदाहरण नहीं पढ़े, वो खत्म, और जो उदाहरण पढ़ लिया नियम नहीं पढ़े तो भी खत्म, कुछ नहीं समझ में आएगा। और जो बीच में 1 दिन एब्सेंट हो गया तो शायद अगले के 2-3 दिन समझ में नहीं आएगा, और हो सकता है पूरा चैप्टर ही समझ में आए। ये सारा
कार्बनिक का चक्कर चल रहा है। आपको एक कार्बनिक अकार्बनिक इसका चक्कर है क्या, तो याद रखना फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है कि इसमें भौतिक विज्ञान मिक्स होता है। इसमें हम आयतन, अणुभार, घनत्व, वनत्व सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं, आर्टिकल भी होते हैं, सवाल भी होते हैं इनमें। इसमें क्या होता है, इसमें 118 तत्व होते हैं आवर्त सारणी में, 118 तत्व। 118 तत्व में से कार्बन को अलग कर दो, कितने तत्व बचे, 117। 117 तत्व आपस में मिलके 117 तत्व आपस में मिलकर लगभग 1.5 से 2 लाख यौगिक बना देते हैं। बस इतनी, 1.5 से 2 लाख, ठीक है जी, 1.5 से 2 लाख यौगिक बना देते हैं आपस में एक दूसरे से क्रिया कर कर आके। अब कार्बन की बात करो, कार्बन अपने आप में अकेला 55 से 60 लाख यौगिक बना देता है, कार्बन अकेला। इसलिए कार्बनिक रसायन अलग है अपने आप में, एक अलग ही विज्ञान है। और कार्बनिक रसायन आगे चल के तो फिर 2 भागों में बढ़ जाता है, इसमें बढ़ जाएगा तुम्हारे कि एक हो जाता है एलिफेटिक कार्बनिक, ये एर्गोनिक, एक होती है एरोमेटिक हो जाती है। 2 भागों में ये बढ़ जाएगी आगे। लेकिन कार्बन अपने आप में ही इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करे पड़ा है, इतने 117 तत्व मिलकर आवर्त सारणी के नहीं बना पाते जितना कार्बन अकेले बना देता है, समझिए। अब कोई बनाता क्यों है, क्योंकि कार्बन की खासियत यह है कि कार्बन खुद से ही क्रिया करके यौगिक बनाता रहता है। कार्बन की अपनी खुद कितनी लंबी चैन बना लो, बाकी किसी और यौगिक की चैन नहीं बनती है। सारे यौगिकों में सिर्फ कार्बन के अंदर खासियत है कि कार्बन की कितनी, अभी अभी हमने फुल्लीन पढ़े थे तो C60 था। C60 मतलब 60 कार्बन जुड़े हैं, 70 भी जोड़ सकते हैं, 60 कार्बन जुड़े, लाखों लाखों कार्बन आपस में जोड़ सकते हैं, जबकि लाखों लाखों सोडियम पोटेशियम आपस में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कुछ भी कोई भी यौगिक खुद से क्रिया नहीं करता है, किसी दूसरे से क्रिया करेगा, कार्बन खुद के साथ बंध बना लेता है। तो जी ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, खुद अपने आप में खुद सारा का सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और यही वो पहली बुनियाद है जिससे कि तुम्हारी अब कार्बनिक केमिस्ट्री क्लियर होनी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, कैसे बंध बन रहे हैं, कैसा नामकरण हो रहा है, कैसे यौगिक बनते हैं, कैसा अलग है। और ये जितना अब तक तुमने पढ़ा है ना, ये अपने आप में एक अलग है। अब ये इस पूरे चैप्टर में, इन दोनों चैप्टर में कहीं नहीं आएगा, पीछे का कोई भी टॉपिक इनमें नहीं आएगा, ठीक है जी। एक दूसरे में कभी कभी कोई नाम आते चलते रहते हैं, कोई सा फॉर्मूला कहीं लग जाता है, लेकिन इनमें का कोई भी इनमें नहीं आएगा। ये अपना आप एक अलग दुनिया चल पड़ी तुम्हारी, ध्यान रखना जी। ना कोई अब उदाहरण आएगा ना कुछ आएगा, आप तो सीधा सीधा नियम लिखोगे, अभिज्ञान लिखोगे, नियम लिखोगे, अभिज्ञान लिखोगे, या कुछ नाम लिखोगे, चित्र आ जाएगा बस विशेष कर। तो इतना आप इसमें करने वाले हैं। अब जो है हेडिंग, वो हेडिंग भी हमारा यही है, कार्बनिक रसायन, हेडिंग भी यही है जी, कार्बनिक रसायन हेडिंग। इसमें लिखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रा नहीं है, रसायन होता है, रासायनिक में रह आ होता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उससे बनने वाले यौगिकों, कार्बन तथा उससे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बन तथा उससे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन कहलाती है हेड लिखेंगे कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता। बड़ी डीपली और बारीकी से बात बताई जा रही है, किताबों से हटके है ये बात, कार्बन की संयोजकता। इसमें लेंगे कार्बन की अंतिम कक्षा में अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन
अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस कारण कार्बन कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, जिस कारण कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। चार सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। अरे इधर देख लो, इधर कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन 4 बंध बनाता है। अब ये 4 बंध ना ऐसे भी हो सकते हैं, ये 4 बंध 2 इधर से और 2 इधर से भी हो सकते हैं। ये 4 बंध इधर से और एक इधर से भी हो सकता है। चारों एक और से नहीं हो सकते, ठीक है ना जी। तो वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, 3 इधर से एक ऐसे हो सकता है। अब कैसे उदाहरण देखो, जैसा कि एक इधर से एक इधर से एक इधर से, जब इससे जुड़ेगा तो ऐसा क्या यौगिक जोड़ सकता है, तो इससे जोड़ सकता है, जैसे हाइड्रोजन या क्लोरीन भी हो सकता है, कोई भी एक अल बंध बनाने वाला। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, एक इसने दिया होगा, सहसंयोजक बंध बना। ये क्या बन गया है, जैसे CH4। इसकी बात करें तो इधर हम 2 बंध वाला कोई यौगिक जोड़ सकते हैं जो कि आपस वो खुद भी 2 बंध संभाल सके। ऐसे ही क्या हो गया, CO2। इसमें बताओ ऐसा कोई यौगिक जो कि 3 बंध संभाल सके, ऐसा कोई तत्व, तो वो है नाइट्रोजन। और इधर तुम कुछ भी जोड़ सकते हो, हाइड्रोजन ऐसे, तो ये हो जाता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैथेन, अगर नाम लिखना चाहो मैथेन होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन साइनाइड। फास्फोरस 5 बंध बनाता है। अगर तुम सोचो यहाँ कोई एक ऐसा लिखना चाहो, जैसे तुम यहाँ फास्फोरस लिखना चाहो, तो फास्फोरस या तो 3 बंध बनाता है या 5। अब फास्फोरस 1 बंध तो यहाँ से बनाएगा, फिर अधूरा यौगिक लगे। अब ये बंद ही नहीं बनाता, ऐसे तो 3 चाहिए पूरे हो गए। हवा में यौगिक नहीं बनता है, अगर यहाँ एक बंध खाली हुआ है तो यहाँ कोई ऐसा यौगिक जुड़ सकता है जो कि एक बंध बना सके। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ सकता है, यहाँ पोटेशियम जुड़ सकता है, पोटेशियम बना देता है सिंगल बंध। क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसे यौगिक जुड़ जाते हैं जो कि सिंगल बंध बनाए। अब अगर तुम यहाँ O जोड़ना चाहो तो O जोड़ो, लेकिन अब O के लिए दूसरा बंध कहाँ से लाओ, तो फिर अधूरा यौगिक रह गया। तो दुनिया में अपने आप में जितने भी यौगिक होते हैं वो हमेशा एक पूर्ण संयोजकता पूरी करके बनाते हैं, पूर्ण संयोजकता पूरी करके। अब अगर जो कोई तुमसे कहे कि बताओ भाई इसका नाम बताओ CH3, तुम कहोगे दुनिया में यौगिक नहीं होता ये, समझिए। देखा बहुत बार होगा लोगों ने CH3 Cl CH2 ऐसे करके, लेकिन तुम कहोगे ये यौगिक हो ही नहीं सकता दुनिया में, पाया ही नहीं जाएगा। अब कोई वो तुमसे कहेगा क्यों नहीं पाया जाएगा, है इसका एक बंध अधूरा है, इससे या तो कुछ जोड़ के बताओ। हाँ, तो जोड़ के बता तब तो यौगिक बन पॉसिबल होगा, तब हम बताएंगे नाम। अपने आप में भी ये कुछ नहीं है, ठीक है जी। अभी कुछ नहीं है ना, क्या भाई अनल हो भाई, हमने इसमें जोड़ दिया Cl, हाँ अब हो सकता है मैथिल क्लोराइड है ये, समझिए। कुछ भी जोड़ दे, Br जोड़ दे, I जोड़ दे, कुछ भी जोड़े, उन्हें साथ कुछ तो जोड़ो, H जोड़ दो तो ना मैथेन ही बन जाएगा। लेकिन अपने आप में संयोजकता का जो इसकी अधूरी है तो फिर अधूरी है। कुछ यौगिक जो होते हैं ना वो डबल संयोजकता बना लेते हैं, मतलब 2 संयोजकता भी दर्शा देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये खाली CO ही बना देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो डबल बंध पे ही बना देता है। तो कभी कभी बना देता है, कभी कभी का चांस होता है, हमेशा का नहीं होता है। तो यहाँ फिलहाल जैसे ही है, तो
इस तरीके के यौगिक होते हैं जो कि 3 बंध बना देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम किसी और यौगिकों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे पास मुख्य उद्देश्य है कार्बन के बारे में। बाकी कोई चाहे फास्फोरस हो या ये इतने बंध बनाते हैं, वो और बनाते होंगे, जब उनके चैप्टर आएंगे वो उनकी बात पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कार्बन को जोड़ोगे, जिससे भी जोड़ना होगा, नहीं जोड़ना होगा। तुम कार्बन को किसी चीज़ से जोड़ना चाहोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि चलो कार्बन जुड़ भी रहा है तो बंध पूरे हो रहे नहीं हो रहे। हमेशा कार्बन 4 बंध दर्शाएगा, समझ गए। डबल बंध हो गया सीधा सीधा, ऑक्सीजन को 2 चाहिए। ये होता है, एक इसे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेकिन वो इसकी संरचना मैंने बनवाई होगी, संरचना ऐसे बनती है। ऑक्सीजन के डबल बंद हो जाता है, इससे ऑक्सीजन अपने 4 पूरे करने के लिए, 8 पूरे करने के लिए 2 इससे ले लेता है। ये इसका लुईस संरचना होती है। ये समझ वाला क्या हो रहा है। तो कोई भी यौगिक अपने आप में तब बनता है जब वो अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता हो, और दूसरी बात अपनी संयोजकता पूर्ण कर लेता हो। संयोजकता का मतलब सह संयोजक बंध, जितने भी उसके बंध बनने 4 ओर के। वो कैसे भी कर सकता है, देखो ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। समझ वाला है, सारा उतार लो, ये नहीं कैसे भी कर ले, लेकिन बंद पूरे चाहिए उसे हर हाल में, वरना यौगिक नहीं बनेगा। हाँ जी बिल्कुल। कार्बन से संबंधित चीजें पढ़ रहे हो तो अभी कार्बन के बारे में बता रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में कार्बन ही चलेगा। यही कार्बन कोयला होता है और यही कोयला हीरा बन जाता है। वो तुमने कल सबने बनाया होगा घर जाके। हाँ जी, हाँ कोयले दबा दियो, गड्ढा खोद के दबा दियो, क्या पता हीरा बनी जा। कोई बात नहीं, जो तुम्हारी अरे जो औलाद होती है उससे क्या क्या मर जाएंगे बेटा, मैंने गड्ढे में हीरा दबाया, देखता रहिए उसे। अब जो प्रॉपर्टी की रखवाली करेगा, जो भी बनेगा संरक्षण उसका, वही उसका भी संरक्षण बनेगा। तो वो अपनी औलाद से क्या क्या मरेगा। क्या था भैया, देखता रहिए, हीरा दबाया था दादा ने। तो कम से कम कोयला तो अपना ही है, वो तो कोयला ले जा रही है। किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए ताप, दाब, टेम्परेचर, आसपास का वातावरण, अनुकूल ताप, सब कुछ चाहिए होता है। तब पूरी तरीके से कोई सा भी उत्पाद या कोई सा फूल, फल, पत्ती बनती है। समझ गए। निर्वात में, सारी निर्वात में होती है, बिकना जाता है। और तुम्हें क्या लगेगा, बाहर आंधी तूफान चल रही है और वहाँ तुम अपना व्हीकल लेके जाओगे। हाँ जी, जरूरी नहीं है, बहुत सारी विज्ञान निर्वात में होती हैं। हर किसी का अलग अलग हिसाब होता है। अब निर्वात का मतलब वो नहीं है कि अंतरिक्ष में लेके जाएंगे। निर्वात तो हम कहीं भी उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ भी कर लो, यहाँ की ऑक्सीजन खींच दो पंप से। वैक्यूम पंप आते हैं, खींच लेते हैं ऑक्सीजन, सब बड़े से बड़े कमरे के निकाल देते हैं। सोचो अमेरिका में जीरो ग्रेविटी का एक रूम है, समझ गए, जीरो ग्रेविटी का उन्होंने बना दिया। सोचो कैसा बनाया होगा। हाँ जी, अब सोचो कैसे बनाया होगा। वो नीचे से हवा देकर बनाया होगा, जितनी ऊपर से दाब पड़ा, नीचे से उतनी हवा दे रखी होगी उन्होंने, जो भी है। तो तुम जहाँ रहोगे उसी जगह हवा में रहोगे। जीरो ग्रेविटी रूम होता है वो। एक फिल्म है शाहरुख खान की, जीरो, उसमें वो रूम दिखाया गया है, लेकिन देखी नहीं होगी। बस 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 बस, वो इतनी जल्दी बना लिया क्या सबने। हो गया भाई, देखिए देखिए देखिए।
एन डालेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इसमें लिखेंगे कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एल्केन नंबर 1 एन डाल देंगे। लेंगे वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन दो बार लिखना है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। एल्केन कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा दोबारा पढ़ोगे तुम 12-13वें चैप्टर में जाकर। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, सॉरी एल्केन कहलाते हैं। तो बुरा मान लो, एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र लिखो जाए, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। CN, हाँ जी, हाँ क्या होता है? देखो तरफ उदाहरण नहीं, देखो उदाहरण, जितने कार्बन होंगे उसके दुगने में 2 जोड़ के H होंगे। C7 C8 C9 और C10 H222। देखो भाई, इसमें इसका नाम होता है, देखो मैथेन, इसे मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स। और जी ये होता है एथेन, ये होता है प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, अबे क्या कम हो गया,
पेंटेन गायब हो गया ये हमारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बढ़ जाएगा। C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22। हाँ जी, अब देखो इधर इधर इधर। अरे सुन लो, अब काम की बात तो सुन लो पहले। नाम तो तुम्हें पता चल गया, लेकिन साधारण से किसे इनके नाम कैसे बनाए जाते हैं। अगर इसमें से हम एक एच कम कर दें, एक एच कम कर दें, तो इसका मतलब इससे अभी आगे कुछ जुड़ेगा। अभी अपने आप में कुछ यौगिक नहीं है, मैथेन था, लेकिन अभी कुछ जुड़ेगा इससे। तो इसका नाम पता है क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है मैथिल। मैथेन से मैथिल बोला जाएगा। अभी ये भी अधूरा है, रियल में नहीं पाया जाएगा। अब इसके साथ कोई चीज़ जुड़ जाए, जैसे कि इस बंद से क्लोरीन आ जाए तो मैथिल क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है ना जी। C2H6 था तो H5 हो जाए, एक एक H कम हो जाए, जैसे C3H7 हो जाए, या C4H9 हो जाए, या C5H11 हो जाए, या C6H13 हो जाए। तो इनके नाम क्या हो जाएंगे? देखो, इनका नाम हो जाएगा एथिल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल, ऐसे इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल। ऐसे ही होते होते जब यहाँ हमारा उधर CnH2n प्लस 1 हो जाए, 2 नहीं हो प्लस 1 हो जाए, तो अब क्या हो जाएगा? इसे हम R से दर्शाते हैं और ये एल्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो था ना, यहाँ था RH, एल्केन को ऐसे भी दर्शाते हैं और खाली एल्किल को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है जी। तो ये है, कितना उतार लेंगे अभी उदाहरण में? उतारो सारा। लिख दो, अपना आप लिख दो। हेडिंग दूसरा डाल दो, एल्केन था पहले तो दूसरा हेडिंग डाल जाएगा, हाइड्रोकार्बन में दूसरा हेडिंग एल्कीन। और एल्कीन में एल्केन की सेम परिभाषा लिख दो, एकल बंद की जगह बस द्वि बंद लिख देना, बाकी सेम परिभाषा है। और सामान्य फॉर्मूला जो लिखो ना, सामान्य फॉर्मूला, वो H2n की जगह ना ये 2 नहीं आएगा, बस ये हो CnH2n। हाँ, कार्बन कार्बन ना, किसी और का नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन का। बाकी छोड़ दो नीचे के, वो नीचे का लास्ट वाला देखो लिख दिया मैंने, तो उसमें से 2 हट जाएगा बस। CnH2n ऊपर लिखा था एल्किन का, दोगुना जो करते थे, दो में 2 जोड़ते थे, 2 मत जोड़ो बस। CnH2n इन हो जाता है। एथीन मैथीन ऐसे करके ना, इसके उदाहरण की जरूरत नहीं है, इतना ही हो गया बस। बस सामान्य सूत्र ही होता है। अगर तुम कुछ उदाहरण में लिखना चाहोगे ना, उदाहरण में लिखना चाहो तो ये लिख दो, ये C2H4, C3H6, C4H8, C1H2 नहीं होता ये, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन चाहिए ना डबल बंद होने के लिए। तो ये हो जाता है एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। इतना करने के बाद में ना
फॉर्मूला ये था एल्कीन का, ये था उदाहरण, ये है, ये हेडिंग डाल देंगे और बस इतना ही छोड़ देंगे। त्रिबंध लिख देना, कोई परिभाषा लिखना चाहो इसकी तो द्विबंध की जगह त्रिबंध, और वो निकालो फिजिक्स सब कल लिखवाएंगे एल्केन की परिभाषा। क्वेश्चन उतारो फिजिक्स में। हो गया भाई, अब देखो इधर, दिया है बुलबुले का क्षेत्रफल देखो इधर क्वेश्चन जरा सही से समझ लो एक मिनट। अरे देखो इधर, वो कह रहे हैं साबुन के बुलबुले का क्षेत्रफल 0, अरे यार, साबुन के बुलबुले का क्षेत्रफल 0.6 गुणा 10⁻² मीटर स्क्वायर है। इसके क्षेत्रफल को 2 गुना करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? प्रश्न तनाव इतना ही है, 3 गुणा 10⁻²। देखो इधर ये है। अब वो कहते हैं प्रारंभ में जो है क्षेत्रफल इतना है, अंत में वो क्षेत्रफल जो पहले वाला क्षेत्रफल है उसका दोगुना कर दिया गया है। ठीक है जी। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा? तो दोगुने में से जब ये जाएगा तो इतना ही बचेगा, 2 गुणा 0.6 गुणा 10⁻² में से 0.6 गुणा 10⁻² जाएगा, तो 2 में से जब 1 जाएगा तो ये ही बचेगा। इतना परिवर्तन हो गया। अब हम कहेंगे चूंकि बुलबुले के, बूंद होती तो ठीक था, बुलबुले के 2 पृष्ठ होते हैं, क्योंकि बुलबुले के 2 पृष्ठ होते हैं। अब जब 2 पृष्ठ होते हैं तब क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन, और कुल परिवर्तन ए बराबर जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा, 2 गुणा 0.6 गुणा 10⁻²।
मीटर। और जी कार्य हमें निकालना है, टी का मान इन्होंने दिया है 3 गुणा 10⁻²। फॉर्मूला होता है W बराबर T इंटू डेल्टा ए। तो W बराबर T का मान लगा देंगे, ए का मान आ जाएगा 3 दूनी 6, सॉरी 6 दूनी 12 और 12 तिया 20 इतने जूल कार्य करना पड़ेगा। क्वेश्चन उतार लिया था ये। हो गया भाई? नहीं, जिसका हो गया हो ना ये घर से कर लेना क्वेश्चन 6 की जगह।
यहाँ तुम 3 करोगे। आंसर 1.2 गुणा 10 की घात -4 आना चाहिए। भैया नहीं समझो। 3, एक सेकंड यहाँ करो तुम। 3 ही है ना, चलो वो एक मिनट ना वो तो 3 ही है, सही है। और ये है, रुक जाओ फिर 1 मिनट। हाँ जी, काल तो कितना आएगा हमारे साथ? कितना आएगा? अरे उताले, हाँ कर लेना, छुट्टी आएगी, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। कहाँ उतारा तुमने, कहाँ उतारा? वहाँ पे चेंज कर दिया, एग्जाम लगे ऐसे चेंज ना कर देंगे। चैप्टर नंबर 17 द्रव्यों के तापीय गुण, और उसमें हेडिंग है ताप। हाँ जी, ताप किससे कहते हैं हम? टेम्परेचर। टेम्परेचर
देखो इधर टेम्परेचर में इसलिए वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु के, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु के गर्म, गर्म या ठंडे, गर्म या ठंडे होने का, गर्म या ठंडे होने का आभास होता है, गर्म या ठंडे होने का आभास होता है, गर्म या ठंडे होने का आभास होता है, ताप कहलाता है, ताप कहलाता है। तापांतर, ये ताप कहलाता है। ताप एक भौतिक राशि है, ताप एक भौतिक राशि है जो ऊष्मा प्रवाह की, जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है, जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है।